हेलो एवरीवन, दिस इज लाइफ एकेडमी। आपका हमारे चैनल लाइफ एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर जो है फूलमणि नाम की एक लड़की है, उससे शुरू होती है। उसकी एक जिज्ञासा से शुरू होती है। फूलमणि की जिज्ञासा से। फूलमणि अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही थी। फूलमणि जो है अपने घर के पास एक रेल लाइन थी, उसमें गुजरती एक रेलगाड़ी को देख रही थी। उसमें देख रही थी कि एक रेलगाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है। उसके मन में सवाल उभरा, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफ़र करते होंगे। वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। फुलमणि बैठे बैठे यह सोच रही थी, जब रेलगाड़ी उसके पास से गुजर रही थी तो वह सोच रही थी कि जब रेलगाड़ी बना ही नहीं था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कैसे करते थे। और वह ये भी सोचने लगी कि और इतनी पुरानी बात को कैसे जान सकते हैं। आज दुनिया ने खूब तरक्की कर लिया है। अभी जो दुनिया है बहुत तरक्की कर लिया है, पहले के मुकाबले हजारों गुना तरक्की कर चुका है। खूबसूरत सड़कें हैं, अभी ऊंची इमारतें हैं। आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। ये जो है आधुनिक समाज के प्रगति का मानक, जहाँ खूबसूरत सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं, वह समाज जो है बहुत आधुनिक हो चुका है। यह विकास रातों रात नहीं हुआ। यह जो विकास है रातों रात नहीं हुआ है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज की विकास की यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की है। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे। हम इंसान जो है बैलगाड़ी बनाने के बाद ही हवाई जहाज नहीं बनाए हैं। बैलगाड़ी बनाने के बाद हम इंसानों को हवाई जहाज बनाने में लगभग हजारों साल लगा होगा। इतना जल्दी नहीं हुआ होगा। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हमें किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई घटना घटा, कल घटा या परसों, उसकी जानकारी कैसे पता लगाते हैं। समाचार पत्र पढ़ के या रेडियो सुन के या टेलीविजन देख के। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, लेकिन आज से हजारों साल पहले या लाखों साल पहले क्या हुआ था, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। आओ जाने। इतिहास तीन शब्दों इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है। इतिहास जो है तीन शब्द से मिलकर बना है, इति प्लस हा प्लस आस, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ। चलिए इतिहास को अच्छे से समझते हैं। अतीत की कहानी है इतिहास। अतीत का जो कहानी है, जो कहानी पुराना जो बीत गया है, वही इतिहास है। बीते दिनों, जो दिन बीत गया है, बीते दिनों की मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। जो दिन बीत गया है उसी कहानी को, जो इंसानों के साथ घटना घटा है, उसी कहानी को जो हम लोग पढ़ते हैं वही क्या है, इतिहास है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी जो हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इतिहास को पढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारे जो पूर्वज थे, जो दादा परदादा या उससे पहले भी हजारों साल पहले लोग, वे लोग कैसे थे, वे लोग को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसका हल, उसका सॉल्यूशन वे कैसे निकालते थे, वे कैसे निकालते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, पुराने समय में, पास्ट में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, वे लोग क्या क्या खाते थे, कैसे खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, वे लोग क्या पहनते थे, उनके घर की बनावट कैसी थी। और जो है हम लोग जैसे अभी पक्का का या कांच का या कोई अलग अलग घरों में रहते हैं, जिसका जैसा है, लेकिन उस समय वे लोग कहाँ रहते थे, कि उसका घर कैसा होता था, क्या मिट्टी का होता था, घास फूस का होता था, पक्का का होता था, या कई या गुफा में रहते थे या कैसे।
उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उस समय हमारे पूर्वजों के समय में भी क्या है, सिर्फ शासक नहीं, सिर्फ राजा नहीं, व्यापारी, बिजनेसमैन, कारीगर जो काम काज करते थे, बनाते थे, कुछ किसान जो खेती बाड़ी करते, पुरोहित, मजदूर, सब क्या है, समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते थे। वे लोग भी सोसाइटी में अपना योगदान देते थे, वे लोग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता था। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं, और उसके समाज को समझे बिना हम लोग अभी वर्तमान को ठीक तरीके से समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। इसलिए क्या है, अभी समाज के जो उच्च हाई वैल्यू होते वाले लोग होते हैं, पैसे रिच लोग होते हैं, सिर्फ उनका नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम लोग हैं, सभी को जानने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। जैसे अभी हर चीज़ तारीख में या हर चीज़ का घटना का लेखा जोखा होता है, राजनीतिक घटना होता है, वैसे सिर्फ अभी नहीं, वैसे ही उस समय में भी, पास्ट में भी, अतीत में भी इन सब चीज होता था, ये सब चीज होता था। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अभी क्या है, इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सिर्फ जिंदगी के बारे में जो घटना घटा था वही सब पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने जिंदगी को, हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर ध्यान देते हैं। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। इतिहास के जानकार जो है उनको क्या कहते हैं, इतिहासकार। जो लोग इतिहास का ज्ञान रखते हैं उसको क्या हम लोग इतिहासकार कहते हैं। सोचिए, यदि आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते, सोच के देखिए, यदि आप आज से हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजार रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते, या जीवन कष्टकारी होता या आनंदमय? तो आपके पास खाने के लिए क्या क्या होता, और वो जो आपका जिंदगी होता, आपका जो जीवन होता, क्या वह सुख से भरा होता या दुख से भरा होता या कष्टकारी होता? ये सोचिए। चलिए आगे देखते हैं। क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान? हमें इतिहास को समझने का जरूरत क्यों है, इतिहास को पढ़ने का जरूरत क्यों है? धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। धरती पर जो है हम इंसानों का जीवन कई लाखों वर्षों से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। अभी जो हम लोग जी रहे हैं इसका अध्ययन, इसका इसका सब कुछ जानने के लिए अतीत को समझना जरूरी है, क्योंकि अतीत में जो हुआ है उसको समझेंगे तो अभी हम लोग का जीवन से देख पाएंगे क्या हम लोग सही से जी रहे हैं या हम लोग गलत तरीके से जी रहे हैं। इतिहास से सबक लेकर हम अपनी वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। इतिहास से हम लोग इतिहास पढ़ के, अतीत पढ़ के ही ये जान सकते हैं कि अपना जो जिंदगी है उसको कैसे बेहतर करेंगे। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम ना सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में क्या है, हम लोग सिर्फ अपने देश के बारे में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ताकि उनकी संस्कृति से परिचित हो सके, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उनका रहन सहन, वो सब भी जान सके, ताकि हम लोग ये समझ सके क्या हम लोग जो जी रहे हैं ये बेहतर है या वो लोग जो जी रहे हैं वो बेहतर है। इसीलिए हम लोग सिर्फ अपने देश के नहीं अन्य देशों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त होते हैं। महान लोग जो गुजर गए हैं उनका बायोग्राफी, उनके जो जीने का तरीका, उनके जो शिक्षा दे गए हैं उसको पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में लगाने का कोशिश करते हैं, कैसे अपना जिंदगी को बेहतर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। अब जो हमारे पूर्वज से अतीत में लोग कहाँ रह रहे थे। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। प्रकृति जो है हमारे भारत देश को एक
बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। इसमें हर तरह का मौसम, हर तरह का जगह, पहाड़, पर्वत, नदी सब दिया है। हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत है हमारे भारत के उत्तर दिशा में। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा एक घर का दीवार होता है जो हमें हर चीज से रक्षा करता है। ठीक उसी तरह भारत के उत्तर में जो हमारे हिमालय पर्वत है वो क्या करते हैं, हमारा रक्षा करते हैं, ऐसा लग रहा होता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। हमारे भारत देश के पूरब, पश्चिम और दक्षिण दक्षिण में बहुत विशाल सागर है, 3 सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। हमारे भारत देश में नर्मदा नाम का एक नदी है जहां पर लाखों वर्ष पहले से वहां पर लोग जो है रह रहे हैं। चलिए मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। अच्छा, मानचित्र एक जो है उसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। मानचित्र 1 यही है, इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर है नर्मदा नदी, आपको, हाँ ये है नर्मदा नदी। इसमें इसके आसपास में लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे लाखों साल पहले से। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वे लोग जो हैं रह रहे थे नर्मदा नदी के आसपास, तो वे लोग जड़, फल तथा जंगल में जो उत्पाद मिलते थे, या हो सकता है कि जंगल में जानवरों को खाते थे, या उनसे बहुत सारा चीज मिलता था उनको खाते थे। उत्तर पश्चिम पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। अब क्या है, उत्तर पश्चिम में किरथार और सुलेमान पहाड़ी है, उसका पता लगाना है मैप में। चलिए देखते हैं उत्तर पश्चिम, यहाँ है, हाँ चलिए, हाँ किरथर और सुलेमान पहाड़ी यहाँ पर देखिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपाजना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में क्या हुआ था, लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पर जौ, गेहूं को उगाना शुरू किया था, इसका खेती करना शुरू किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग क्या किया था, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। ये जाहिर सी बात है कि 8,000 साल पहले गांव ही हुआ करते होंगे, उस समय तो शहर नहीं बसे थे, तो ये लोग गांव में ही रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब मानचित्र 1 में ही ये देखिए गारो यहाँ पर है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी यहाँ पर। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, और क्या है, गारो और विंध्य पहाड़ी ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। और इसी जगह पर सबसे पहले क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। और वहां क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, चावल को उपजाया गया था। मानचित्र 1 में गंगा तथा सोन नदी का तलाश कीजिए। अब मानचित्र 1 में ही गंगा नदी और सोन नदी का तलाश करना है। यह है गंगा नदी और यह है सोन नदी। चलिए आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और गंगा जो है इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, लगभग इसी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, और मगध के शासक जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास बहुत सेनाएं थी। वो इसका जो राज्य था बहुत बड़ा राज्य था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्राएं की। लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा यात्राएं किया करते थे। ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। उस हमारा जो भारत है पहाड़ों, पर्वतों, रेगिस्तान से भरा हुआ है, नदियों से भरा हुआ है, समुद्र से भरा हुआ है। ये जो उन लोग का यात्रा होता था, उन अतीत के लोगों का, हमारे पूर्वजों का, उनका यात्रा जोखिम भरा होता था। हर जगह जंगल हुआ होता, जंगल, पहाड़, पर्वत हुआ होता था, रहता था। फिर भी वे लोग के लिए, उन लोगों के लिए क्या है, ये जो यात्रा था यह संभव नहीं था। पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते थे, पहाड़ी दर्रे जो होते थे वे भी संपर्क के रास्ते होते थे।
सदियों तक लोग इनसे इन दोनों से आते जाते रहते और इनसे दोनों ओर आते जाते रहते थे। सालों तक लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना करते। ये देखिए एक पहाड़ है ये वाला, और ये बीच में जो जगह है इनको दर्रा कहते हैं। निचला जगह जो होता है उनको दर्रा कहते हैं। यहाँ से लोगों का आना जाना होता था। ये पहाड़ी दर्रे विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। और ये पहाड़ी दर्रे हैं, उनसे लोग आना जाना करते थे, तो जाहिर सी बात है वहीं से विचार और संस्कृति आना जाना हुआ होगा, क्योंकि लोग वहीं से आना जाना करते थे। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। लोग जो है प्राकृतिक आपदा या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना आना करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी। सेना जो है विजय प्राप्त करने के लिए किसी और जगह को, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वहीं व्यापारी काफिले में और कभी जहाजों में यात्रा करते थे। और वहीं पर बिजनेसमैन जो होते थे, व्यापारी लोग जो होते थे, वे लोग काफिलों में जाते थे। 10, 5, 15 ऐसे एक साथ जाते थे। धार्मिक गुरु लोग शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। और धार्मिक गुरु लोग, शिक्षक लोग, गुरु जो होते थे जिनके पास ज्ञान होता था, वे लोग इसीलिए जाते थे ताकि किसी को शिक्षा दे सके, किसी को ज्ञान दे सके। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने, और ऐसे जो लोग आना जाना करते थे, सेना हो, शिक्षक लोग हो, गुरुएं हो, और जो व्यापारी हो, एक जगह से दूसरे जगह जो आना जाना करते थे, इसी से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। सोचिए आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, आज हम लोग यात्रा करते क्यों हैं, इसको भी सोच के देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नाम। अब हमारा देश का नाम कैसे इंडिया पड़ा, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हमारा देश जो है, हम लोग अपने देश को भारत या इंडिया कहते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। हमारा जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है, इंडस से इंडिया हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। हमारे भारत को सिंधु कहा गया है। और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा है, और सिंधु को ईरानी और यूनानियों ने हिंदोस कहा है, और हिंदोस को इंडोस भी कहा है। मिला जुला एक राइमिंग में है वर्ड है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और क्या है, इस नदी के पूरब में जो है, सिंधु नदी के पूरब में जो है क्या है, रहने वाले भूमि होने वाले भूमि है, जो भी भूमि है पूरब में सिंधु के, उसको इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत जो है नाम जो पड़ा है, वह उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे उनको भारत के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और इसका भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल हमारे देश के लिए होने लगा, और क्या हुआ, हमारे देश के लिए भारत नाम पड़ गया। अरबों ने इस धरती को अल हिंद कहा है। अरब के लोग जो थे, वे लोग जो आते थे, व्यापारी लोग, वहां से हमारे हिंदुस्तान को अल हिंद कहते थे। और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। और तुर्क के लोग जो हैं, तुर्की के लोग जो हैं, वो लोग भी व्यापारी के लिए आते थे कभी ना कभी। वे लोग हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे झारखंड के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, उसको भी समझते हैं। वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल से परिवर्तित होता रहा। हमारा जो अभी प्रेजेंट में हमारे राज्य का नाम झारखंड है, शायद यह पहले झारखंड नहीं था। आइए समझते हैं कैसे। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। हमारे झारखंड का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में भी मिला है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है हमारे झारखंड का उल्लेख मिला है। ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्ण प्रदेश कहा है हमारे झारखंड को। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भगवत पुराण में किक्किट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशुभूमि कहा गया है। और महाभारत के दिग्विजय पर्व जो है, उसमें हमारे झारखंड राज्य को पुंडरिक देश या तो पशुभूमि कहा है। पशुभूमि इसलिए कहा गया कि इसमें जंगल झाड़ बहुत हैं,
इसीलिए यहाँ पर पशुओं का पालन सालन बहुत हुआ होगा, शायद इसीलिए पशु भूमि कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सोचिए, पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता और क्यों? और क्यों? हमारे पुराने समय भारत को किन किन नामों से जाना जाता था और क्यों जाना जाता था, ये सोचिए और बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप, चलिए हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारतीय महाद्वीप का मतलब है कि हमारे भारतीय महाद्वीप में कुछ देश हैं, उन देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सबको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत जो देश है भारतीय उपमहाद्वीप सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में विश्व में 7वें नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय नंबर पर आता है। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। हमारा जो है दक्षिण एशिया में इसको विशालता मतलब बड़ा से बड़ा और एशिया के शेष भाग से समुद्रों, एशिया में जो है हमारा भारत दक्षिण साइड में पड़ता है, सबसे दक्षिण ओर में पड़ता है, इसीलिए इसको एक महाद्वीप का नाम दिया है। और ये क्या है, समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से अलग हुआ है एशिया से, पूरे एशिया से। जहां भारत क्या है, हिमालय हिमालय इस तरफ है पानी, इसलिए इसको उपमहाद्वीप का संज्ञा दिया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है और क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश भारत है, इसीलिए भारत के नाम से ही इस एरिया को जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अतः इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। जैसा कि मैंने बोला कि इसके अंतर्गत हमारे देश में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि भी सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं। काल निर्धारण, चलिए समझते हैं काल निर्धारण क्या होता है। काल निर्धारण, काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। समय के आधार पर, हमारा जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं इसको समय के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है इतिहास काल और तीसरा है आद्य इतिहास काल। लिखने की कला सीखने से पहले भी मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका है। जब से लिखने की कला आया है उससे पहले भी हमारे धरती पर मानव रहते थे। जब से लिखा जोखा चालू हुआ है उससे पहले भी, जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उस समय को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जब इंसान जो है लिखने की कला नहीं जानते थे, लिखना कैसे है, किसी चीज को लिखकर एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे, उसी समय को ही, उसी काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में लिखना सीखा, बाद में मानव ने लिखना सीखा और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान, हम इंसान है, लिखना सीखा। मानव की प्रगति प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं। जब हम लोग शुरू शुरू में लिखना शुरू किए थे, लिखना सीख गए थे, उसी समय से हम लोग का इतिहास जो है ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा है, जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। और जब से लिखित विवरण मिल रहा है हम लोग को इतिहास के बारे में, तब से हम लोग क्या कहते हैं उसको, ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और आज ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है,
इतिहास तो हम लोगों को मिल गया है कि हाँ ये लिखा हुआ था, इतना साल पहले का, इतना इतना है, लेकिन हम लोग को वह अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे इसी में क्या लिखा हुआ है, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है। अतीत की जानकारी। अतीत को जानने के लिए कई माध्यम है। हमें इतिहास और अतीत को जानने के लिए कई माध्यम, हमारे पास कई माध्यम है, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। हमें इतिहास समझने के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? पुस्तक, किताब, बुक। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। जब हम लोग आ, आज से हजारों साल पहले जब प्रिंटर नहीं बना था, तब के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। क्या है, जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो उस समय किताब को क्या होता था, हाथ से लिखा जाता था, जिससे हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। जो हाथ से लिखा गया किताब हो, उस लिपि को हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। और पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपियां जो है, ज्यादातर क्या होता था, ताड़पत्रों, ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ होता है, या हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, हिमालय के आसपास में, हिमालय के रीजन में उगने वाले भुर्ज नामक एक पेड़ पाया जाता है, उसमें उसका जो छाल होता था, उसी पर लिखा हुआ मिलता था। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई। इतने दिनों से जो इतिहास लिखा गया था या कोई भी चीज लिखा गया था, जाहिर सी बात है अगर उसे आप संभल के नहीं रखिएगा, या मौसम के कारण और भी कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए पांडुलिपियां, बहुत सारा पांडुलिपियां नष्ट हो गया है। फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। फिर भी आज भी कई ऐसे पांडुलिपि हैं जो सुरक्षित हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। अभी जो हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अभी के समय में? अगर हम लोग इतिहास को पढ़ना समझना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है? किताब। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद जो है हमारे भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या है? इन सब धर्म इतिहास की जानकारी जो है किताब से मिलता है। और वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, पुराण, बौद्ध, जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जो धार्मिक किताब है, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध और जैन धर्म के जो साहित्य है, उनसे भी क्या है, इतिहास की जानकारी बहुत सारा मिलता है। इसमें धार्मिक मान्यताओं पर एवं व्यवहारों की, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। इसमें हम लोग क्या मिलता है कि राजाओं का जिंदगी कैसा था, उस समय मेडिसिन कैसे हुआ होता था, क्या मेडिसिन होते थे, ये सब जानकारी भी धार्मिक किताबों और उनके धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कलहन की राज तरंगनी जैसी गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, उसकी एक किताब है अर्थशास्त्र नामक, और कश्मीरी कवि जो कलहन है, उनकी एक किताब है राज तरंगिनी। उसमें वो क्या है, गैर धार्मिक पुस्तक है। इससे भी हमें इतिहास बहुत सारा समझने को मिला है। अब देखिए, कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, और हमारे भारत देश के बारे में भी कई विदेशी लेखकों ने भी लिखा है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, हमें सबसे ज्यादा जानकारी पुरातत्व विभाग से मिला है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहता है।
अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल है। और जो अवशेष हमें अभी तक मिला है उसमें क्या क्या मिला है? स्मारक मिला है, सिक्का मिला है, मिट्टी के बर्तन मिला है और पत्थर के औजार भी मिले हैं और कई जगह प्रतिमाएं भी मिली है और बहुत सारा चीज मिले हैं। ये देखिए प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। प्राचीन नगर जो है वहां से एक पात्र मिला है हमें। ये पात्र का मतलब है घड़ा। प्राचीन काल में चांदी का सिक्का, ये जो है एक समय का सिक्का है। यह चांदी का है और इस तरह का सिक्के का प्रयोग होता था। लगभग 2500 वर्ष पहले इस 2500 2500 वर्ष पहले ऐसा होता था। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियां आती है। स्मारक में क्या है? प्राचीन जो इमारत है, पुराने पुराने जो बिल्डिंग्स है, मंदिर है और मूर्तियां हैं, वो सब भी शामिल है। इनमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें क्या है? इन सब चीज में हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थिति का भी जानकारी मिलता है। उन सब चीजों को देखकर शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। उन जो स्मारक होते हैं उसमें स्मारकों में उकेरे गए लेख, इसका मतलब है पत्थर से काट काट कर, दीवार को थोड़ा सा काट काट कर, घिस घिस कर लिखे गए जो शब्द हैं उनको पढ़कर भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो भी एक माध्यम है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी क्या है? जो मान लीजिए पत्थर है, उसमें घिस 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 के लिखा गया जो शब्द है उसको एपिग्राफी कहा जाता है और उसको इसका अध्ययन भी एपिग्राफी कहा जाता है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। लिखने का जो सबसे पुराना वाला प्रणाली है वह कहाँ पाया गया है? सबसे पहले हड़प्पा में पाया गया है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिला है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं और सिक्का जो है ऐतिहासिक जानकारी को बताता है कि हाँ ये सिक्का कब का है, कौन किस राजा का है, या और भी बहुत सारे चीज बताते हैं सिक्का। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। अतीत में क्या है? प्राचीन काल में चांदी के, सोने के और तांबे का सिक्का हुआ करते थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए और हमारे देश में सबसे पहले जो सिक्के चलाए थे स्वर्ण के, वो किसने चलाए थे? यवन नाम के शासक ने। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। हस्तलिपि जो है वह भी क्या है? प्राचीन काल का बारे में कुछ बताती है। पाली और प्राकृत भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। पाली जो है और प्राकृत जो भाषाएं हैं वो अब हमारे देश में ना के बराबर ही बोला जाता है। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में है। कई जो किताबें हैं अरबी भाषा में और संस्कृत में मिलता है। दक्षिण भारत में बोले जाने वाली तमिल भाषा में काफी पुराना साहित्य मिलता है। कई दक्षिण भारत में बोले जाने वाला तमिल भाषा जो है वह काफी पुराना साहित्य, उसमें क्या है, तमिल में बहुत सारे ऐसे साहित्य मिला है जो तमिल में लिखा गया है। प्राचीन काल में झारखंड के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। प्रगतिहास काल में छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड, घनघोर जंगल से घिरा था। भौगोलिक, अभी जो छोटा नागपुर है उसमें वो झारखंड में है, वह घने जंगलों से घिरा हुआ था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। भौगोलिक स्थिति में इसको बहुत सारा लाभ मिला है। गुप्त वंश के शासक और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र का अधिक समय तक शासन नहीं किया। सिर्फ इसमें गुप्त वंश और गौड़ शासक शशांक, इसके अलावा किसी ने भी इस राज्य में शासन नहीं किया है। झारखंड के विभिन्न जिलों में
पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। हमारे झारखंड में पाषाणकालीन पत्थरों के युग जो थे, पाषाणकालीन युग जो थे, उस समय के औजार और उपकरण बहुत मात्रा में मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। पुरातत्वविद जो प्राचीन काल का अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनके अनुसार पुरातत्वविद जो वो है जो पुराने चीजों का अध्ययन करते हैं और उस साइंस को, उस विज्ञान के अनुसार हमारे झारखंड में आदिकाल से मानव रहता है। पुराने से पुराने समय में जब कपड़े नहीं होते थे, जब कपड़े पहनने के लिए, उस समय से भी हमारे झारखंड में लोग रह रहे हैं। हजारीबाग जिले में इसको में एक समतल शिलाखंड व प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। हमारे हजारीबाग जिले में इसको में एक समतल शिलाखंड, समतल सा प्रागैतिहासिक मानव द्वारा, क्या है, मानव द्वारा चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। हमारे झारखंड जिले हजारीबाग में कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेंधनी, खुचरनी, तक्षनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए। कई जगहों में क्या हुआ है, कुल्हाड़ी, फलक, बेंधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षनी, ये सब आदि पत्थर से बना हुआ मिला है। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। छोटा नागपुर में जो है असुर नाम का एक जनजाति पाया जाता है, क्या है, वो सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ उसके समय से ईंटें पाई गई है, और यहाँ पर क्या है, ईंटें पाया गया है उसके समय से ही, असुर जनजाति के समय से ही। ईंट का जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है वो क्या है, 17 इंच का लंबाई है, चौड़ाई 10 इंच का है और मोटाई जो 3 इंच का है, लगभग अभी के ईंट के बराबर ही लगभग। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। रांची, ये जो प्रागैतिहासिक असुर सभ्यता है वो एक ही कोटि से है। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि मुंडा, उरांव आदि जातियों का आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक विभिन्न सभ्यता विकसित थी। क्या है, 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से ज्यादा अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुंडा, उरांव आदि जो जातियां हैं, इसके आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में गजेटियर में, रांची गजेटियर में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी, एक अलग ही तरह का सभ्यता था। संभव है यह सभ्यता आसुर जनजाति की रही होगी। और सबसे ज्यादा संभावना का बात यही है कि ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता था, ये आसुर का ही रहा होगा। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। पहले प्राचीन में समय में झारखंड से होकर उड़ीसा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे रास्ते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे, और झारखंड से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। इतिहास और स्थितियां, आपने इतिहास में तिथियों से पहले ईसा पूर्व यानी कि बीसी या ईसवी एडी लिखा देखा होगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगेरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। आपने ईसा पूर्व या ईसवी देखा होगा। अभी जो प्रचलित कैलेंडर है, जिससे हम लोग ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या ग्रेगेरियन कैलेंडर कहते हैं, यह ईसा मसीह जो है इसके जन्म के वर्ष पर ही आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय से ईसा पूर्व कहते हैं हम लोग, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। बीसी का मीनिंग है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। ईसा पूर्व में क्या है कि जो जिसका भी हम लोग को बताना पड़ता है साल, उम्र या समय, हम लोग ईसा पूर्व से बताते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ, इसका मीनिंग यही है, आज 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। ईसा पूर्व का मीनिंग यही है कि आज इसमें 563 ऐड कर देना है।
लगभग 2588 साल पहले 2588 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब यही है कि आज जितना साल चल रहा है उससे उस साल को जोड़ देना है जितना ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। और ईसा मसीह जो है जब से जन्म हुआ है तब से क्या है, हम लोग सन कहते हैं या ईसवी कहते हैं। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है और इंग्लिश में एडी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं इस होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है। कभी कभी बीपी बोलते हैं हम लोग, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले।